हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। आज है 20 सितंबर और हम लोग देखने वाले हैं आज की कुछ इम्पॉर्टेंट आपको करंट अफेयर्स। तो चलिए जानते हैं। देखिए, अभी हाल ही में न्यूज़ आया है कि जो इंडिया है ना, उनका फॉरेक्स रिजर्व वो हद से ज़्यादा स्पीड से, आप बोल सकते हैं 2013 के जो टैपर टेंट्रम आया था उससे भी ज़्यादा स्पीड से जो गिर रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक्चुअली टैपर टेंट्रम होता क्या। देखिए, जो यूएस में जो उस टाइम पे 2007-8 में, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो वो पूरे वर्ल्ड पे एक तरह से जो, क्योंकि यूएस एक तरह से इतना बड़ा मार्केट है कि पूरा दुनिया उससे जुड़ा होता है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है। तो वहाँ अगर कुछ भी होता है ना मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे देखा जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस था 2007-8 में, इससे उबरने के लिए क्या किया था कि वहाँ की जो यूएस की जो फेडरल रिजर्व उन्होंने क्या किया कि मार्केट में डॉलर डॉलर का जो स्पीड है वो बढ़ा दिया। देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि कोरोना के टाइम में जो मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ एजिंग हुआ था, ठीक है, जिसको क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। आरबीआई ने क्या किया था कि बहुत सारे पैसे जो है ना एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो जिससे क्या हुआ था कि मार्केट में आपको एक तरह से रुपए की बढ़ोतरी हो गई थी सर्कुलेशन में। तो सेम चीज़ वही हुआ था कि अगर डॉलर छाप करके अगर फेडरल रिजर्व मार्केट में बढ़ाता है तो वो डॉलर पूरी दुनिया में पहुंचती है, और जिससे क्या होता है कि दूसरे करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि मोर डॉलर इन इकोनॉमी, मोर प्रेस्पेरिटी विल गो टू ऑल द कंट्रीज, ठीक है। बट इसी को काउंटर करने के लिए, क्योंकि जब भी करेंसी मार्केट में आती है तो चांसेस ये होता है कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। अभी इंडिया में देखिए, कोविड के टाइम पे जो पैसा मार्केट में आया था उसके कारण से अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में धीरे धीरे आ रही है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए 2013 में, ठीक है, जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने क्या बोला कि भाई जितना हमने पैसे दिए थे ना, अब मैं उसको धीरे धीरे ले रहा हूँ, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, टैपर टेंट्रम। तो जब अमेरिका में फेडरल रिजर्व पैसे कम छापेंगे तो ओवरऑल हमारे इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है उसकी डिनोमिनेशन होती है, और जिससे क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है या करंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर हम क्या करते हैं, एक तरह से अपनी डिमांड कम कर देते हैं और ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो ये जो 2013 टैपर टेंट्रम है ये फेडरल रिजर्व से जुड़ा हुआ, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेबी ने अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अनाउंस किया है, ठीक है। उनकी जो पॉलिसी है, सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो फ्रेमवर्क फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो लेकर के आए हैं। अच्छा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये कैपिटल मार्केट जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, वो इंगेज करेंगे सोशल एक्टिविटी आउट ऑफ 16 ब्रॉड एक्टिविटीज लिस्टेड बाय द, बेसिकली जो भी हमारे आप तो एक तरह से बोल सकते हो एनजीओज हैं फेमस, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, तो उनको अगर फंड रेज करना है, उनको अगर पैसे चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि अब वो एक रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे। जैसे एक मान लीजिए स्टार्टअप या कोई कंपनी इस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करवाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं। तो उस टाइप से यहाँ पे वो फंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये सेबी ने लाया, और किसके लिए है ये, तो ये आपको एक तरह से बोल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि ये कंपनीज़ के लिए। देखिए, साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं कि ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये एक नोवेल आइडियाज़ है इंडिया में, ठीक है। और इसका मतलब होगा कि ये सर्व करेगा प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर को बाय चैनलाइजिंग ग्रेटर कैपिटल टू देम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। ये जो आइडिया ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये फर्स्ट फ्लोटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कब दिए थे, अपने बजट स्पीच में, जब 2019-20, ठीक है,
इसके लिए कुछ ज़रूरी रूल्स और रेगुलेशन होंगे, ठीक है। वो आपको ऑब्वियसली सेबी के नॉर्म्स होंगे, और इससे क्या होगा कि आप जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकते हैं, और जिससे आप अपना फंड को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने रेड सैंडर्स पता होगा, एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको जो है ना लकड़ी होती है, ठीक है, और उसको सीज किया है अभी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है रेड सैंडर्स, और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्यों इतनी डिमांड होती है, और ऐसा। तो रेड सैंडर्स को अगर आप देखोगे, ये सिंगापुर ले जा रहा था, ओके। अगर आप इंडियंस रूल्स और रेगुलेशन की बात करोगे कि रेड सैंडर्स का क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखो रेड सैंडर्स जो है ना, द एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडर्स फ्रॉम इंडिया इज़ प्रोहिबिटेड एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगर आप देखोगे तो ये रेड सैंडर्स लिस्टेड है अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीस। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और बताऊंगा आगे। इट्स रिच थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज आर रीजनेबल फॉर हाई डिमांड अक्रॉस एशिया, पार्टिकुलरली चाइना में, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होता है कॉस्मेटिक्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हाई एंड फर्नीचर और वुड क्राफ्ट के लिए। आगे और मैं इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली में क्या हुआ था कि पिछले साल जो है ना आपको IUCN ने इसे रेड सैंडल्स को हम और भी क्या बोलते हैं, रेड सैंडल्स को हम जो है ना सैंडलवुड भी बोलते हैं, सैंडलवुड भी बोलते हैं, ठीक है, रेड सैंडलवुड। तो उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी लिस्ट में डाल दिया था। पहले ये नियर थ्रेटन था इन 2018। तो इसकी इतनी ज़्यादा जो है ना इलीगली आप बोल सकते हैं यूज हुआ था। आप अभी एक मूवी भी आया था पुष्पा करके, जो गाना फेमस हुआ था ना, वो एक्चुअली में इसी रेड सैंडल के बारे में ही, सैंडलवुड के बारे में ही बात किया गया था, जिसे हम चंदन भी बेसिकली बोल सकते हो। देखिए और हम जानते हैं इसके बारे में, तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो इस स्पीसीज़ का जो नेम है वो क्या है, साइंटिफिक नेम टेरोकार्पस सैंतालिस, ठीक है, सैंतालिनस। ये इंडियन इंडेमिक ट्री स्पीसीज़ है, ठीक है, और इसका जो एक तरह से ईस्टर्न घाट में ही इसका जो है ना ज्योग्राफिकल एक तरह से रेंज बोल सकते हैं, बस इंडिया के ईस्टर्न घाट में ही इसका प्रोडक्शन हो सकता है। अच्छा, ये एक इंडेमिक मतलब एक तरह से है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये ग्रो किया जाता है केवल रॉकी डिग्रेडेड एंड फेलो लैंड्स पे, जहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं होती है। और ये रेड सॉइल्स, तो आपको पता है हमारे जो साउथ प्लेट्यू है, ठीक है, जो हमारे प्लेट्यू जो है सॉदर्न के, वहाँ पे आयरन की कंटेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होती है। और आयरन कंटेंट में जो है ना ये प्रॉपर्टी है कि वो रेड सैंडलवुड को क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ये नियर थ्रेटन में थे, तो नियर थ्रेटन में अब इनको इंडेंजर्ड लिस्ट में IUCN ने डाल दिया साइट्स की अपेंडिक्स 2 में। और हमारा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके शेड्यूल 2 में भी आपको इनको रखा गया है। ओके, एक तरह से बीमारी फेमस हो गया था, डिजीजेज, दैट इज़ सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। तो थोड़ा जान लेते हैं एक्चुअली में कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए ठीक है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। देखिए फाइटोप्लाज्मा क्या होता है, एक बैक्टीरियल पैरासाइट्स है प्लांट टिश्यू का, जो ट्रांसमिटेड होता है इंसेक्ट्स वेक्टर से एंड इन्वॉल्व इन प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन। जैसे हम लोग जूनोटिक बोलते हैं ना कि एक तरह से जानवर से जो इंसान में बीमारी आ जाती है, ठीक है। देयर इज़ नो क्योर, मतलब जिस तरह से जो हॉग फ्लू था, ठीक है, सिप में कोई क्योर नहीं है, तो हम लोग सीधा कल कर देते हैं सिप को, या किसी एक तरह से बोल सकते हैं चिकन को। सेम यही है कि यहाँ पे कोई क्योर नहीं है रेड सैंडल्स के लिए, जो ये सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ है। तो इससे क्या होता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचता बट टू कट डाउन एंड रिमूव द इन्फेक्शियस ट्री टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। मतलब हमें
चॉप कर देना पड़ता है सीधा उसको, ठीक है। ये फर्स्ट जो ये डिजीज था रिपोर्ट हुआ था कोडागु कर्नाटका में, ठीक है, 1899, तो बहुत पुराना है। मोर देन अ मिलियन सैंडलवुड ट्रीज वेयर रिमूव्ड इन कोडागु एंड मैसूर रीजन बिटवीन 1900। तो बेसिकली कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो हम लोगों ने क्या किया था, पेड़ को काटना पड़ा था। याद रखिएगा, दिस इज सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो है ना हमारे जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, जो एक्स चीफ मिनिस्टर भी असम के, उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। ये 2 फ्लोटिंग बोगीविल में, ठीक है, और जो डिब्रूगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है और गुजन जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जगह है बेसिकली तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेट ऑफ आर्ट टर्मिनल यूजिंग द मोस्ट एडवांस्ड अपडेटेड टेक्नोलॉजी। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इन्होंने फेराई सेवा है ना, ठीक है, पैसेंजर्स के लिए वो लॉन्च किया है एक्चुअली में। और वो कहाँ पे, जो हमारा इंटरनेशनल वाटर जो नेशनल वाटरवेज 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर का, ठीक है, उस पे इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। ये जो साथ साथ वहाँ पे कुछ द बोगीविल रिवर फ्रंट भी बनाया गया है, जैसा आपको पता हो बहुत फेमस साबरमती रिवर फ्रंट है गुजरात में। तो उसी के तर्ज पे बोगीविल जो रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी का भी डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा, और इसे एक रिवर फ्रंट योजना की तरह देखा जा रहा है। कहाँ पे, बोगीविल ब्रिज का। देखिए बोगीविल रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी जो है ना, इससे क्या होगा कि आपको पता है कि जो हमारा नेशनल वाटरवेज 2 है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, और ब्रह्मपुत्र रिवर में जो आपको है कि लोगों को फेराई करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह बाई यूजिंग शिप बहुत इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, तो इसलिए इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ साथ एक तरह से आप बोल सकते हो कि पैसेंजर्स के सैनिटेशन को ध्यान में रखने के लिए वहाँ बॉय टॉयलेट भी बनाया गया रिवर फ्रंट साइड में, ठीक है, क्योंकि लेटरिंग ना हो, ठीक है। अच्छा, एक टर्म है यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि साथ साथ उन्होंने ये बोला कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस विल बिगिन फ्रॉम अर्ली नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब 2023 से, ठीक है, बिटवीन वाराणसी एंड बोगीबिल। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अभी तक जो है ना, हम लोग का रिवर इतना ज़्यादा हमारे कंट्री में, बट उसको हम लोग ठीक से चैनलाइज नहीं किए हैं एज इकोनॉमिक पर्पस। तो 2014 से इसको अच्छे तरीके से मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस होगा बिटवीन वाराणसी एंड बोगीबिल, जो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा, और ये गंगा से ब्रह्मपुत्र तक आएगा। इससे क्या होगा, हमारे इनलैंड वाटरवेज को भी प्रमोशन मिलेगी, और साथ साथ ट्रेड और लाइवलीहुड को भी ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ एक इस प्रोजेक्ट में जो है ना, एक ऐसा भी सिचुएशन था कि बोगीबिल में जो है ना एक परमानेंट कार्गो टर्मिनल बनाया गया है, जो नेवर इंडस्ट्रीज़ या बोल सकते कार्गो को बढ़ावा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए जो हमारा CAD है, कैश करेंट अकाउंट डेफिसिट, उसमें गैप भी देखा जा रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि सिंस डॉलर फेडरल रिजर्व अपनी जो है ना वो रेट हाइक कर रही है, तो मार्केट में जो है ना डॉलर कम आ रहा है, और जिसके कारण से क्या हो रहा है कि सभी कंट्री की जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स हैं वो कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल हम लोग को बैलेंस और पेमेंट में, मतलब जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं डॉलर से और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उससे ओवरऑल क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अभी हम लोग देखेंगे आगे, उसमें क्या होता है कि डिक्लाइन देखने को मिलती है। और इंडिया का आपको पता ही है कि जो हम लोग पेट्रोलियम कितना ज़्यादा मंगाते हैं, तो ओवरऑल हम लोग को वही अभी हाल ही में रिपोर्ट आया कि हम लोग ऑलमोस्ट इस यूक्रेन वॉर में सिंस रसिया से पेट्रोल खरीदा डिस्काउंटेड, तो हम लोग को 35,000 करोड़ रुपए का जो है ना एक तरह से बोल सकते हो कि पैसा बचा है। मतलब जो डील हमने S-400 के लिए किया था रसिया से, वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा होता है हम लोग को, या लॉसेस हो सकते हैं थोड़ा भी अगर
ऑयल मार्केट में फ्लक्चुएसन है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है कि एक कंट्री कितना जो है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें मतलब वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। तो जब आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हो तो उसमें आपको करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, और करंट अकाउंट सरप्लस जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। और फिर हमें कहीं ना कहीं अपने कैपिटल अकाउंट जो हमारा होता है वहाँ से हमें इसे मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट एंड लोअर फॉरेन कैपिटल फ्लो सजेस्ट दैट कि इंडिया विल विटनेस अ नोटेबल विड्रॉल ऑफ फॉरेन। तो इससे क्या होता है कि मार्केट जो डेवलपिंग जो नेशन है ना, उसके मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि भाई हम लोग तो डॉलर देते हैं और हमारा डॉलर से ये कंजम्पशन स्टार्ट कर देता है, तो लोग अपना डॉलर निकाल लेते हैं यहाँ से और कहीं किसी सेफ हेवन लाइक US में ही वहाँ पे डाल लेते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग का जो मार्केट है ना, कभी कभी अचानक गिर जाता है। रीज़न क्या होता है कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आते हैं ना फॉरेन पोर्टफोलियो में, तो वो लोग बस कुछ दिनों के लिए होते हैं, 1 महीने 15 दिन पैसा लगाते हैं। पैसा उनको लगता है कि यहाँ पे आज मार्केट कुछ दिनों के लिए ठीक होने वाला है, तो बस वो फ़ायदा लेते हैं और निकाल लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल कंट्री पे थोड़ा, ऑल्दो हमारे पास अभी भी जो है ना मैक्सिमम होगा इस साल तो $530 बिलियन, बट हमारी कंट्री के लिए $530 बिलियन आप बोल सकते बहुत ह्यूज है नहीं है, क्योंकि इससे बेसिकली जो है ना कहीं हमें फाइनेंस में प्रॉब्लम आने वाली है और रुपये का डिवैल्यूएशन जारी रहेगा अगर कुछ इस तरह का सिचुएशन हुआ। तो देखिए अभी एक डेंगू अलर्ट है, ठीक है, उत्तराखंड में और दिल्ली में। तो ये जो डेंगू है, ये एक तरह से वाटर बॉर्न डिजीज़ है, तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली मलेरिया मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है एक तरह से, या डेंगू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए डेंगू के बारे में अगर कुछ पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए। तो डेंगू जो है ये मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है। बेसिकली जो आपको पता होगा कि अगर ये अर्थ है तो बीच से ट्रॉपिक्स जाती है और यहाँ पे ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। तो इस रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के रीजन्स को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मॉस्किटो की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है प्रोडक्शन की। तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। और ये डेंगू वायरस जिसको हम जेनस फ्लेविवायरस भी बोलते हैं, तो ये एक बेसिकली जो है ना प्रजाति होता है मच्छर का, जो है साइंटिफिक नेम है सेवरल स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो विद इन जेनस एडस, प्रिंसिपली एडिस एजिप्टी। याद रखिएगा आप, जेनस एडस, और उस जो मच्छर जो डेंगू फैलाता है उसको बोलते हैं एडस एजिप्टी। बेसिकली इजिप्ट से आया होगा। ये ट्रांसमिट करता है चिकुनगुनिया को ऑल्सो, येलो फीवर भी और जायका इन्फेक्शन भी। देर आर 4 डिस्टिंक्ट बट क्लोजली रिलेटेड सेरोटाइप्स सेपरेट्स ग्रुप विद इन स्पेस। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि हम लोगों ने कोविड वायरस में स्ट्रेन सुना था ना, तो कुछ उसी तरीके का, बट बीमारी होने के बाद सेम कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, जैसे डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। बेसिकली ये स्टेट होगा, ठीक है, स्ट्रेन टाइप का। अच्छा, थोड़ा हम स्टेटस के बारे में जानते हैं। WHO इसके बारे में क्या बताता है, देखिए ये जो स्टेटस है, ये बेसिकली WHO ने इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं इंसिडेंस ऑफ डेंगू हैज़ ग्रोन ड्रामेटिकली अराउंड द वर्ल्ड इन रिसेंट डिकेड। तो इससे क्या होता कि WHO इसको कंसर्न के रूप में जो है ना देखने लगते हैं। WHO एस्टिमेट्स करता है कि 39 करोड़ डेंगू वायरस इन्फेक्शन पर ईयर, और इसमें 10 करोड़, तो बेसिकली आप बोल सकते 25% जो है ना इसके सिम्टोमेटिक लक्षण आते हैं, मतलब देखने को मिलता है। इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 1 लाख डेंगू केसेज इन 2018 एंड ओवर 1.5 लाख। तो कुछ यहाँ पे ये डेटा है। अच्छा, ये एक्चुअली हमारे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करता है 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को। वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बेसिकली वाटर से रिलेटेड मच्छर मॉस्किटो, इसमें मलेरिया आता है, डेंगू आता है,
लिम्फेटिक फिलारिसियोसिस आता है, काला जार आता है, ठीक है, जापानी इंसेफेलाइटिस आता है और चिकनगुनिया आता है इन इंडिया। आपको पता होगा कि ये जापानी जो इंसेफेलाइटिस है लीची के टाइम पे जो है ना, लीची के टाइम पे, लीची के सीज़न में, ठीक है, ये बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। और इसी का नाम होता है चम की बीमारी, याद है आपको? चम की बीमारी बहुत फेमस होता है लीची बच्चे में, ये जापानी इंसेफेलाइटिस आ जाती है। अगर आप डेंगू के वैक्सीन की अगर बात करोगे तो देखो, डेंगू की वैक्सीन जो है ना, ये डेंगा वैक्सीन है, अप्रूव्ड बाय यूएस फेड, और इसको सबसे पहले 2019 में जो है ना एडमिनिस्ट्रेटेड किया गया था। फर्स्ट डेंगू वैक्सीन था जिसको यूएस से नॉट मिला था। डेंगा वैक्सीन इज बेसिकली अ लाइव एटेन्यूएटेड डेंगू वायरस, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड है, और ये 9 to 16 ईयर्स के एज बच्चों में लगाया जाता है। देखिए अभी एक न्यूज़ में ये है कि बाल्टिक नेशन क्लोजेस बॉर्डर टू रसिया ओवर यूक्रेन वॉर। देखिए बाल्टिक नेशन जो है ना, ये बाल्टिक सी के ईस्टर्न साइड में है। अभी हम बता रहे हैं आपको, देखिए ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये है बाल्टिक सी, ठीक है, यहाँ पे आपको देखिएगा बाल्टिक सी, और इसके नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे यहाँ पे इस्तोनिया, लताविया और लिथुआनिया, तो ये 3 कंट्री जो है बाल्टिक सी में आता है। बाल्टिक सी कोई ज़्यादा आप बोल सकते हो कि मिनरल रिच नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेनली जो भी। बाल्टिक सी आर बॉन्डेड ऑन वेस्ट एंड नॉर्थ बाय बाल्टिक सी विच गिव्स द रीजन इट्स नेम, ऑन ईस्ट बाय रसिया, ऑन द साउथ ईस्ट बाय बेलारस एंड ऑन द साउथ वेस्ट बाय पोलैंड एंड एक्सक्लेव रशिया। 1991 में जो है ना यहाँ पे यूएसएसआर जो उस टाइम पे यूनियन और सोवियत सोशलिस्ट रशिया होता, रिपब्लिक होता था, उससे इंडिपेंडेंस हो गया था। मतलब बेसिकली जो कोल्ड वॉर इंड होने की बात कही जा रही थी, तो उसी टाइम पे ये लोग भी 9 कंट्री में एक थे, ठीक है। अच्छा, हमने आपको ऊपर बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए हमारा जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो फॉरेन करेंसी को, एसेट को इंक्लूड करता है, गोल्ड रिजर्व को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है कुछ आईएमएफ में, और उसके बाद है आपका रिजर्व पोजीशन विद इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो एसेट होता है हेल्ड ऑन अ रिजर्व बाय अ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसी। बेसिकली इंडियन आरबीआई जो हमारे जो रेगुलेटर है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो एक्चुअली में कितना फॉरेन करंट अपने जो है ना फॉरेन करेंसी में दूसरे करेंसी में कितना रिजर्व होल्ड करके रखें। थोड़ा फॉरेन करेंसी एसेट के बारे में जान लेते हो। तो देखिए फॉरेन करेंसी एसेट जो है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट आर वैल्यूड बेस्ड ऑन ए करेंसी अदर देन द कंट्री ओन करेंसी, ठीक है। इट इज़ अ लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, मतलब इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज़्यादा क्या है आपको फॉरेन करेंसी एसेट है, ठीक है, और वो डॉलर टर्म में है। फॉरेन करेंसी एसेट्स इंक्लूड इफेक्ट ऑफ अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ नॉन यूएस यूनिट लाइक यूरो, पॉन्ड एंड येन हेल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये आपको इंटरनेशनल रिजर्व एसेट का एक पार्ट होता है, ठीक है, और इसको आईएमएफ ने 1969 में जो है ना मेंबर कंट्री जो इसके मेंबर्स होते हैं उसके लिए दिया था। याद रखिएगा, इट इज़ नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते हो आईएमएफ पे कि हमारा पैसा दो, रैदर इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर। मतलब आप मेंबर होगे तो आपको जब ज़रूरत होगी आप ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप उस पर क्लेम करो, नहीं नहीं मेरा तो इतना पैसा है आप दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ एसडीआर होता है ना, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम अ वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसी। जैसे उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, डिफरेंट बास्केट ऑफ करेंसी का, यूएस डॉलर का या यूरो का, जापानीज़ येन, चाइनीज़ युआन और ब्रिटिश पाउंड। याद रखिएगा 5 इसमें करेंसी है, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज़ येन, चाइनीज़ का जो युआन होता है और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप जो थर्ड फॉरेक्स जो रिजर्व है, इसमें जो थर्ड पार्ट है वो एक तरह से एसडीआर जो है ना, अभी इसको एक्चुअली में आप बोलोगे तो वो एसडीआर होल्डिंग कैपेसिटी पे इसे दिखाया जाता है। रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक्चुअली में एक पोर्शन होता है आपके एसेट का, कोटा का, जो ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू आईएमएफ, फिर बाद में आप उसको
इमरजेंसी के टाइम पे IMF आपको इसको रिलीज़ कर देगा। तो ये आज का डिस्कशन था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।